नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित व्यास शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित व्यास शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने दो चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, पहला और तीसरा। ये जो दोनों चैप्टर थे अपन ने पहले भी बात की थी कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड थे। ठीक है, अब हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, यानी रसायन विज्ञान से बिलोंग करता है। तो पहले कुछ थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में यानी रसायन विज्ञान क्या है इसके बारे में बेसिक सी बातें देख लेते हैं, फिर अपन चलेंगे अपने चैप्टर की तरफ। तो स्टार्ट करता है केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स से। तो वही बात जो अपन ने स्टार्टिंग में की थी कि केमिस्ट्री भी क्या है, एक विज्ञान की शाखा है। तो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे भौतिक विज्ञान जिसे कहा जाता है फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, और पर्यावरण विज्ञान यानी एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, तो इनमें से अपन ने अभी जो दो चैप्टर किए थे वो किससे रिलेटेड थे? जीव विज्ञान से यानी बायोलॉजी से। ठीक है, बायोलॉजी की भी बहुत सारी आगे शाखाएं हैं, लेकिन अपन उनको एक बार इसी में रखते हैं, उसके आगे का क्लासिफिकेशन में नहीं जाएंगे अपन। ठीक है, अब जो अपन बात करने जा रहे हैं वो साइंस के कौन से पोर्शन की बात करने जा रहे हैं? रसायन विज्ञान की। ठीक है, तो अब जो भी अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे कुछ इन आने वाले दिनों में वो किससे बिलोंग करेंगे? केमिस्ट्री से। ये पोर्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन लेंगे फिजिक्स के कुछ चैप्टर और उसके बाद में एनवायरनमेंट के। ठीक है, अपने 10th के सिलेबस में इन चारों में से कुछ ना कुछ चैप्टर हैं, 3-3 4-4 चैप्टर सभी पोर्शन से आए हुए हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे किसकी? रसायन विज्ञान की यानी केमिस्ट्री की। तो ये पोर्शन अपना क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान, या फिर इसे कहते हैं अपन केमिस्ट्री। ठीक है, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं अपन कि केमिस्ट्री क्या है, इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना होता है, इस ब्रांच में क्या क्या चीजें आती है, उन सब के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये जो केमिस्ट्री वर्ड है ये कहां से आया है? ये एक मिश्र भाषा का एक शब्द है कीमिया, इसकी उत्पत्ति वहां से हुई है कीमिया, जिसका अर्थ होता है ब्लैक यानी कि काला। ठीक है, वहां एक मिट्टी पाई जाती है जिसे कहते हैं काली मिट्टी, कैमी। ठीक है, और वहां पर इनसे रिलेटेड जितना भी अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है कैमी टीचिंग। क्या कहते हैं? कैमी टीचिंग। तो यहीं से इस कीमिया वर्ड से कह दो या इस केमी टीचिंग वर्ड से कह दो, किस वर्ड की उत्पत्ति हुई? केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति हुई। यानी जो रसायनों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। रसायनों का अध्ययन क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो इसमें मेनली अपन क्या बात करते हैं कि जो भी रसायन हैं हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले, या जिन भी रसायनों को हम अपने आसपास देखते हैं, उन सभी के बारे में जो स्टडी है वो किस तरह से बने हैं, उनका फॉर्मेशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उनमें अगर आपस में रासायनिक क्रियाएं हो तो नया क्या पदार्थ बनेगा, अगर वो टूटेंगे तो क्या नया पदार्थ बनेगा। ये सारी जो स्टडी है वो किसके अंतर्गत करते हैं? अपन केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसके एकदम बेसिक से बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? पदार्थ के बारे में, पदार्थ या फिर मैटर के बारे में। पदार्थ कह दो, द्रव्य कह दो, या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? मैटर कहते हैं। इसके बारे में अपन 9th क्लास में भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं कि पदार्थ। ठीक है, और इसकी कुछ अवस्थाएं, इसकी अवस्थाएं क्या होती है? यूं तो 5 है पर मेनली अपन 3 के बारे में ही बात करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। 2 और आती है जिन्हें अपन प्लाज्मा और बीईसी के नाम से जानते हैं, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, लेकिन ये 3 हैं जो फिजिकली अपने को देखने को मिलती है और जिनको अपन छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं?
जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है या फिर पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ या फिर द्रव्य कहलाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, छूना देखना तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो छोटे लेवल की डेफिनेशन हो जाएगी। अगर एग्जैक्ट बात करें तो क्या होगा कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ या फिर द्रव्य कहलाती है। साइंस की लैंग्वेज में इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये हो जाएगी। ठीक है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसे पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। उसकी तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, और दो और आती है प्लाज्मा और बीईसी। तो इन तीन के बारे में बेसिकली अपने को देखना होता है। ठीक है, अब और डीप में चले इसके कि जैसे एक ठोस का एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले वस्तु में जैसे NaCl, नमक, खाने का नमक, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। अपन खाने में काम में लेते हैं खाने का नमक, जिसे क्या कहा जाता है? NaCl। अब केमिस्ट्री में क्या है कि एक तो नॉर्मल सी बात हुई कि चलो एक नमक है जिसे खाने में काम में ले जाता है, स्वाद को सुधारने के लिए काम में ले जाता है, बस ठीक है, बेसिक सा ये फंडा हो गया। लेकिन केमिस्ट्री में क्या करते हैं अपन? इसके फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं कि इसलिए किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स मिले हुए हैं। तो देखो NaCl, इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। तो ये कौन कौन से दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है? Na से और Cl से। ठीक है, या अगर इसे और एग्जैक्ट लैंग्वेज में बात करें तो कौन कौन से दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है? एक तत्व तो है इसमें सोडियम, ठीक है, जिसका प्रतीक होता है Na, और एक है इसमें क्लोरीन, जिसका प्रतीक होता है Cl। तो ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर किसका फॉर्मेशन हुआ है? NaCl, यानी खाने के नमक का फॉर्मेशन हुआ है। तो यही बातें अपन केमिस्ट्री में करते हैं कि भाई पदार्थ या द्रव्य उसकी अवस्था है जैसे ठोस है, तो ठोस के अंदर अभी किन से मिलकर बना हुआ है? दो तत्वों से, सोडियम से और क्लोरीन से। तो ये तत्व, अब क्या बात आ गई तत्व की, तो ये तत्व किससे मिलकर बना हुआ है? फिर और डीप में जाएंगे कि अच्छा ये तत्व है जो छोटे छोटे से परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अंदर से अंदर एक से एक स्टेप बाय स्टेप स्टडी चलती रहती है। तो फिर अपने को समझ में आता है कि अच्छा ये सोडियम है, ये भी क्या है? किन्हीं छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो यहां से इसकी एकदम स्टडी चालू होती है कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं हम अपने आसपास देखते हैं, वो सारी की सारी क्या है? कुछ सूक्ष्म पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और फिर ये परमाणु आगे मिलकर अणु में, तत्व में, यौगिक में, मिश्रण में, इन सब में बदलते हैं। और ये बहुत सारे पदार्थ जो हम अपने आसपास देखते हैं, जिनमें कुछ ठोस होते हैं, कुछ द्रव होते हैं, जैसे जल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो गई, गैसें हो गई जैसे O2, N2, H2, ठीक है, ऐसे। तो ये बहुत सारे पदार्थों का फॉर्मेशन होता है। तो इन सब की जो सबसे इनिशियल, सबसे पहली या सबसे छोटी कड़ी है, वो क्या होगी? परमाणु होगी। तो इसका जो स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का, वो कहां से होगा? उसी परमाणु के अध्ययन से होगा। हालांकि ये पदार्थों के बारे में, इनकी अवस्थाओं के बारे में ये सारी खोज पहले हो गई, लेकिन परमाणु के बारे में स्टडी बहुत लेट हुई, और आज तक उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस चालू है, आज भी उनके ऊपर रिसर्च चालू है। ठीक है ना? तो अब अपन कहां से बात करेंगे इसमें? एकदम इसके बेसिक से, जो क्या होता है? परमाणु से। फिर परमाणु से किस तरह से फॉर्मेशन होकर ये पदार्थ बनते हैं, ठोस बनते हैं, द्रव बनते हैं, गैस बनते हैं, या फिर अपन गए तो परमाणु से किस तरह से तत्व बनते हैं, किस तरह से अणु बनते हैं, किस तरह से यौगिक बनते हैं, किस तरह से मिश्रण बनते हैं, फिर उनके आपस में क्रिया करने से किस तरह से नए पदार्थों का फॉर्मेशन होता है, उनमें किस तरह रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, ये सारी बातें क्या करेंगे अपन? केमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन जो अपना चैप्टर है, अध्याय 7, परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म, उसके बारे में। ठीक है, और उसमें जो स्टार्टिंग होगी वो कहां से होगी? अब परमाणु से होगी, जो ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन नया चैप्टर। और एक चीज और केमिस्ट्री के बारे में, जो जिन्हें केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, हालांकि क्वेश्चन तो नहीं बनता अपने में, इसमें अपनी बुक वगैरह में भी कहीं नहीं आया हुआ, लेकिन फिर भी ऐसे ही बेसिक जानकारी के आधार पर बता देते हैं कि जो केमिस्ट्री है उनका जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है एंटिनो लेवोजियर को। ठीक है, एंटिनो लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी कोई एक बुक लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने H2O और O2 इन दो कुछ अणुओं के बारे में कुछ बताया भी था, थोड़ी बहुत जानकारी दी थी कि इनका किस तरह से फॉर्मेशन होता है, क्या सब कुछ बातें हैं। ठीक है, तो एंटिनो लेवोजियर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का
जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना चैप्टर। अध्याय 7, परमाणु सिद्धांत। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। ठीक है, ये अपना चैप्टर है आज का। तो अभी अपन ने देखा क्या इस चैप्टर में अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, एकदम जो केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट है। ठीक है, जैसे शरीर में हमारे क्या होता है, सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका से क्या बनते हैं, अंग। अंग से क्या बनता है, तंत्र। और तंत्र से फिर क्या बनता है, पूरे शरीर का निर्माण होता है। एक बीच में छूट गया उत्तक। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो उसी तरह से पदार्थों में क्या होता है कि जो सबसे छोटी इकाई, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, ये सारे के सारे पदार्थ एक सूक्ष्म कण, जब बहुत सारी संख्या में या बहुत सारी मात्रा में वो सूक्ष्म कण आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, इन बड़े बड़े पदार्थों का निर्माण होगा। जैसे तत्व बनेंगे, अणु बनेंगे, यौगिक बनेंगे, मिश्रण बनेगा, इस तरह से इनका फॉर्मेशन होगा। तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। अब ये परमाणु की रिसर्च कहां से स्टार्ट हुई, कितने साल पहले स्टार्ट हुई, वहां से पूरी हिस्ट्री से चालू करते हैं और वहां से लेकर आज तक इसमें क्या क्या रिसर्च हुई है उन सब के बारे में अपन कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है, तो परमाणु के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो बताया था आज से 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया, ईसा के जन्म से 500 साल पहले। तो अभी चल रहा है 2020, तो 2020 ये साल, तो ये हो गया 500, वो लगभग 2500 साल पहले। ठीक है ना, तो 500 ईसा पूर्व एक अपने यहाँ के भारतीय दार्शनिक थे। ठीक है ना, वो सारे के सारे अब इन सब बातों पर रिसर्च कर रहे थे कि भाई ये जो पदार्थ हैं, ये ठोस है, द्रव है, गैस है, ये अपने को प्रकृति में सीधे मिल रहे हैं। तो क्या ये डायरेक्टली मिल रहे हैं, ठीक है, या इनका भी, इनके अंदर भी कोई छोटे छोटे पार्टिकल है जिनसे जुड़कर ये सारे के सारे बने हुए हैं। ठीक है, जैसे अभी अपन ने नमक का उदाहरण लिया, तो ये NaCl है। क्या ये NaCl एक ही यूनिट है, अब इसके अंदर और कुछ नहीं है, क्या ये किसी से मिलकर नहीं बना हुआ। तो इस तरह की कुछ सोचे उनके दिमाग में थी। वो दार्शनिक थे, साइंटिस्ट तो नहीं कह सकते उन्हें। तो वो क्या है कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा जो भी एक्सपेरिमेंट कर पाते थे वो करते थे, और उसी आधार पर उन्होंने एक थ्योरी दी। ठीक है ना, तो जैसे अपन कहते हैं महर्षि कणाद सिद्धांत। ठीक है, तो 500 ईसा पूर्व सबसे पहले किसने बताया था, 500 ईसा पूर्व किसने बताया, महर्षि कणाद ने। किसके बारे में बताया, परमाणु के बारे में। क्या बताया उन्होंने, उन्होंने कहा कि आप किसी भी पदार्थ को ले लो, ठीक है, उस पदार्थ को क्या करो, तोड़ते जाओ, उसके टुकड़े करते जाओ। ठीक है, तो टुकड़े करते रहो। जैसे मान लो आपने एक चौक ली, चौक लेते हैं ना अपन बोर्ड पर बनाने के लिए, वो चौक ली, उसको तोड़ा, 2 टुकड़े हो गए, फिर और तोड़ा, 4 हो गए, और तोड़ा, 8 हो गए। तो इस तरह से आप उसको तोड़ते जाओ, और तोड़ते तोड़ते अंत में उन्होंने कहा एक ऐसी सीमा आएगी, एक लास्ट ऐसी स्टेज आएगी जिसके पश्चात आप उस पदार्थ को और नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आके वो प्रोसेस रुकेगा ना, क्या बस अब लास्ट है। अब आप कोई भी हथियार ले लो, कोई भी चीज ले लो, ना तो आप उसे काट पा रहे हो, ना उसे तोड़ पा रहे हो, ना उसे और छोटा कर पा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाओगे तो अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जिसके पश्चात उस पदार्थ को और अधिक छोटा नहीं किया जा सकेगा, यानी उसे और अधिक ना तो तोड़ा जा सकेगा, ना उसे और अधिक काटा जा सकेगा। उस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया, परमाणु। एक बार और रिपीट करते हैं, महर्षि कणाद सिद्धांत। महर्षि कणाद ने क्या बताया था आज से 500 ईसा पूर्व कि अगर आप किसी पदार्थ को तोड़ते जाओ, अगर आप किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाओ तो अंत में क्या होगा, एक ऐसी सीमा आएगी जिसके पश्चात उस पदार्थ को और अधिक तोड़ना संभव नहीं होगा। उस सूक्ष्मतम, छोटे से छोटा होगा वो, अविभाज्य, यानी जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सके, उस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को ही महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। तो आज से 2500 साल पहले अप्रोक्सीमेटली ये परमाणु के बारे में रिसर्च चालू हो गई थी। उन्होंने खाली एक सिद्धांत दिया था, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई अपरेटस नहीं है जिससे वो कोई रिसर्च कर सके, कोई लैब नहीं बनी हुई थी जिसमें वो जाके प्रयोग करके सिद्ध कर सके कि देखो ये परमाणु है, इस तरह का होता है, ये साइज है, ये संरचना है, इस तरह से। ठीक है, तो उन्होंने खाली क्या दिया था,
सिद्धांत दिया था, जिसे कहा जाता है महर्षि कणाद सिद्धांत। और कब दिया था? आज से 500 ईसा पूर्व, यानी लगभग 2500 साल पहले। तो सबसे पहले इनिशियल किसने बता दिया परमाणु के बारे में? महर्षि कणाद ने बता दिया। और उन्होंने इस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को नाम भी क्या दे दिया? परमाणु दे दिया। तो महर्षि कणाद के अनुसार क्या हो गया कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को आप क्या करो? तोड़ो, तो क्या होगा? अंत में एक लिमिट आएगी। तो उस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को उन्होंने क्या नाम दे दिया? परमाणु नाम दे दिया। क्या नाम दिया? परमाणु। तो ये सर्वप्रथम नाम किसका दिया हुआ? परमाणु, महर्षि कणाद का। ठीक है, उन्होंने उसे क्या नाम दे दिया? परमाणु नाम दे दिया। और कब? 500 ईसा पूर्व। तो ये सबसे पहले तो बात आई, ये थ्योरी आई किसके द्वारा? महर्षि कणाद के द्वारा। अब महर्षि कणाद के समकक्ष थे एक और भारतीय दार्शनिक। ये सारे कौन से हैं? ये भारतीय दार्शनिक है, ठीक है ना, इंडिया के। तो सबसे पहले देख लो, इंडिया ने ही बताया परमाणु के बारे में। ये कौन है? भारतीय दार्शनिक है। महर्षि कणाद के बाद में जो सेकंड नंबर पर आए दार्शनिक, उनका नाम था पकुदा काव्याम। इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी, अपना सिद्धांत दिया। इनके अनुसार इन्होंने उल्टा बताया। जैसे महर्षि कणाद ने बताया कि आप किसी पदार्थ को तोड़ते जाओ तो अंत में एक सीमा आएगी, उस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को अपन क्या कह देंगे? परमाणु कह देंगे। इन्होंने बताया कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वो क्या है? कुछ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। उन सूक्ष्म कणों को अपन क्या कह देते हैं? परमाणु कह देते हैं। कि प्रकृति में कोई भी पदार्थ है, हमारे आसपास जितने भी हम पदार्थों को देख रहे हैं, जितने भी तत्व हैं, जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी ये ठोस, द्रव, गैस कोई भी हो, वो सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। उन सूक्ष्म कणों को ये अपन क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये बात किसने बताई थी? पकुदा काव्याम ने। तो ये भी इन्हीं की तरह क्या थे? एक भारतीय दार्शनिक थे, इन्हीं के समकालीन थे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दिया महर्षि कणाद ने, फिर बता दिया पकुदा काव्याम ने। ये तो हो गए अपने भारत के दार्शनिक दो। ठीक है, इसके बाद में सेकंड नंबर पर आए दो ग्रीक दार्शनिक आए। जिनका नाम था डेमोक्रिट्स एवं ल्यूसिपस। उन्होंने भी यही बात कही कि जो प्रत्येक पदार्थ है प्रकृति में वो क्या होता है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। उन सूक्ष्म कणों को, जैसे महर्षि कणाद ने परमाणु कहा, इन्होंने कहा था एटम। क्या कहा? एटम। ये जो एटम वर्ड है, ये ग्रीक भाषा के एक शब्द एटोमियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जिसे न तो काटा जा सके और ना ही तोड़ा जा सके। मतलब जिसे और अधिक ना तो काट सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? एटम कह देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसके नाम आ गए। हिंदी में तो अपन उसे क्या कहेंगे? परमाणु। और इंग्लिश में क्या कह देंगे? एटम। तो इस तरह से परमाणु के बारे में कुछ बहुत माइन्यूट सी जानकारी मिली कि प्रकृति में, कुल मिला के ये बात सिद्ध हुई कि प्रकृति में प्रत्येक पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस है, चाहे द्रव है, चाहे गैस है, प्रकृति में हम जितने भी पदार्थ देख रहे हैं, उन सब का फॉर्मेशन, यानी उन सब का जो निर्माण हुआ है, वो किससे हुआ है? बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर हुआ है। उन सूक्ष्म अविभाज्य, सूक्ष्म तो ही है, मतलब छोटे से छोटा है। अविभाज्य का मतलब है अब आप उसे और अधिक नहीं तोड़ सकते। ऐसे नहीं परमाणु को और तोड़ेंगे तो और कोई छोटी इकाई मिल जाएगी। परमाणु ही सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जैसे शरीर में क्या सबसे छोटी इकाई? कोशिका है। कोशिका से छोटा फिर कुछ नहीं। तो उसी तरह से इनमें क्या सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। परमाणु को और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो उन सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को इन्होंने क्या नाम दिया? महर्षि कणाद ने तो नाम दिया परमाणु, और डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस थे, उन्होंने क्या नाम दिया? एटम। ये सारे समकालीन थे, लगभग 500 ईसा पूर्व की ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो इस तरह से परमाणु के बारे में अपने को क्या हुआ? कुछ बेसिक सी जानकारी प्राप्त हुई। फिर ये लोग सारे दार्शनिक थे, तो इनके पास क्या है कि इनके पास कोई प्रमाण नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ एक मत था इनका, ये इनकी एक थ्योरी थी। और आज के टाइम में क्या होता है कि साइंस में कोई भी चीज जब तक प्रूफ नहीं है तब तक उसको माना नहीं जाता। तो इनके पास इनका कोई प्रूफ नहीं था, इन्होंने बस ये बातें बताई बोलकर।
ठीक है, तो ये इतने ज्यादा फेमस नहीं हो पाए और इनकी जो थ्योरीज है वो खाली एक सिद्धांत बनकर रह गए। ठीक है, इसका इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ, इतना ज्यादा ये सिद्धांत जो है वो मतलब प्रकृति में ये लोगों तक फेमस नहीं हो पाए, लोगों ने इनकी थ्योरीज को इतना ज्यादा वेटेज नहीं दिया। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये रिसर्च आगे कंटिन्यू हुई लगभग 2000 साल बाद, यानी सन 1808 ईस्वी में वापस साइंटिस्ट, अब टाइम कौन सा आ गया, वैज्ञानिकों का आ गया, ये तो थे दार्शनिक, अब आए वैज्ञानिक जिन्होंने वापस इस फील्ड में काम करना चालू किया। तब तक एक बार की एकदम शांति थी इस फील्ड में, ठीक है ना, या तो किन्हीं वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए ही नहीं होंगे, या अगर किए होंगे तो वो कोई भी रिजल्ट्स तक पहुंच नहीं पाए। तो परमाणु के बारे में और कोई बात बीच में कभी हुई नहीं, 500 ईसा पूर्व से लेकर सन 1800 ईस्वी तक, ठीक है ना, बीच में कोई भी तरह की रिसर्च परमाणु के बारे में अपने पास नहीं आई। ठीक है, अब इनके बाद जो नेक्स्ट आएंगे वो कौन आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, जो क्या है परमाणु के बारे में अपनी अपनी थ्योरीज देंगे कि भाई परमाणु क्या है, इसकी आंतरिक संरचना कैसी है, इसका मॉडल देकर समझाएंगे परमाणु अंदर से किस तरह का है, इसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं, इसका आकार किस तरह का है, इसमें आवेश किस तरह का है, वो सारी बातें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुछ वैज्ञानिकों के बारे में। ये तो वही कुछ बेसिक सी बातें जो दार्शनिकों के द्वारा बताई गई थी, अब अपन बात करेंगे कुछ वैज्ञानिकों के बारे में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन आगे कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं उनके बारे में। तो इस फील्ड में जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे, सबसे पहले वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था जॉन डाल्टन। फिलहाल एक बार अपन देखते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट आए हैं, फिर उनको एक एक को लेकर उनके बारे में देखेंगे उन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया। ठीक है, तो इस फील्ड में यानी परमाणु के क्षेत्र में जो सबसे पहले अपने सिद्धांत दिया था वो दिया था जॉन डाल्टन ने। कब दिया, 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम क्या दिया, परमाणु सिद्धांत दिया। परमाणु के बारे में बताया कि भाई परमाणु क्या है, एक सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, जो भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो द्रव्यमान, संरक्षण, निश्चित अनुपात, इन सब नियमों का पालन भी करता है। परमाणु को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल पुनर्विन्यासित किया जा सकता है। इस तरह की कुछ बातें एक एक पे अपन आराम से डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखो कि जो सबसे पहली रिसर्च जब वापस की है वो किसने की है, 1808 ईस्वी में किसने की है, जॉन डाल्टन ने। और उन्होंने इसके आधार पर क्या दिया, एक परमाणु सिद्धांत जिसे कहा जाता है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो सबसे पहले वापस रिसर्च कब स्टार्ट हुई, अब 1808 में। इससे पहले कब चल रही थी, 500 ईसा पूर्व। तो 500 ईसा पूर्व से सीधे अपन कहां गए, 1808 ईस्वी में आ गए। ये सारे सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एकदम, कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। अब इसके बाद जो आएंगे साइंटिस्ट, अब क्या हुआ कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से ये तो फाइनलाइज हो गया कि भाई प्रकृति में प्रत्येक पदार्थ जो परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके ऊपर अब रिसर्च छिड़ चुकी थी वापस। अब साइंटिस्टों का ध्यान वापस क्या हुआ, इसकी तरफ आकर्षित हो गया कि इसके बारे में और ज्यादा आगे रिसर्च करनी चाहिए कि परमाणु, चलो ठीक है, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, क्या परमाणु भी किसी से मिलकर बना है, क्या परमाणु के अंदर भी कोई कण पाए जा रहे हैं, क्या परमाणु पर कोई आवेश है, परमाणु का आकार कितना है, परमाणु किस तरह से संयोग करता है। ठीक है, ये सारी बातें वापस नई सामने आ गई लोगों के, इन पर रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, तो अब अगला जो मुद्दा चल रहा था वो क्या चल रहा था कि परमाणु सिद्धांत तो आ गया, मतलब परमाणु के बारे में कुछ बातें तो पता चल गई, अब परमाणु की आंतरिक संरचना कैसी है उसको समझाने के लिए मॉडल देने कि भाई और तो परमाणु लाकर तो दिखा नहीं सकते लैब से कि ये रहा देखिए परमाणु, क्यों इतना छोटा होता है उसे आंखों से देखा तक नहीं जा सकता। तो क्या करना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ मॉडल बनाकर दिखाना पड़ेगा कि इस तरह से ये परमाणु का मॉडल होता है, इस तरह से परमाणु दिखने में होता है। ठीक है, तो अब जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने क्या हुआ, परमाणु मॉडल बनाकर बताया। ठीक है, कि इस तरह से परमाणु की संरचना हो सकती है। तो जो नए अगले साइंटिस्ट आए उनका नाम था जे थॉमसन, जिन्होंने क्या बनाया, सर्वप्रथम परमाणु के ऊपर मॉडल बनाया, जे थॉमसन। इन्होंने परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल दिया था, और कब दिया था, 1898 ईस्वी में, मतलब इसके 90 साल बाद में। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर जो साइंटिस्ट आ जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, सर जे थॉमसन। इन्हें सर की उपाधि दी गई, तो सर जे थॉमसन, जिन्होंने 1898 ईस्वी में अपना पहला परमाणु मॉडल दिया था जिसे कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम
पुडिंग मॉडल। एक बार इनके सिर्फ नाम लिख रहे हैं अपन, फिर एक एक को लेकर आराम से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है कि ये सारे एक साथ कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक साइंटिस्ट पहले एक बार देख लेता है, फिर इनके बारे में इन्होंने जो जो भी बातें बताई एकदम डिटेल में उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सेकंड नंबर पर कौन सा साइंटिस्ट आ गया? प्लम पुडिंग मॉडल देने वाले जे थॉमसन, जिन्होंने परमाणु संरचना संबंधी कि परमाणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है, परमाणु की संरचना कैसी होती है, परमाणु दिखने में कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं, इसके ऊपर कैसा आवेश पाया जाता है, ये सारी बातें समझाने के लिए सर्वप्रथम अपना मॉडल दिया था, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, ठीक है। कब दिया था? 1898 ईस्वी में। अब इस मॉडल में कुछ कमियां थी, या कह सकते हैं कि ये मॉडल पूरा ही गलत ही था, ठीक है। लेकिन बस उस समय में कोई जानता नहीं था, तो जे थॉमसन फेमस हो गए और उनका ये मॉडल भी फेमस हो गया, ठीक है। लेकिन जब बाद में पता चला कि इनका मॉडल गलत है, ठीक है, तो ये मॉडल निरस्त कर दिया गया और अगले साइंटिस्ट जो उनकी बात को सही मान लिया गया वो थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने मॉडल नहीं दिया, इन्होंने क्या किया? एक प्रयोग किया। कब? 1911 ईस्वी में, जिसे कहा जाता है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। स्वर्ण पत्र प्रयोग। और स्वर्ण पत्र प्रयोग के द्वारा इन्होंने परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास किया और इसी के द्वारा इन्होंने समझा दिया कि इनका जो ये मॉडल है ये क्या है? गलत है। प्लम पुडिंग मॉडल क्या है? गलत है। और उन्होंने अपना एक प्रयोग किया, स्वर्ण पत्र प्रयोग, और उस स्वर्ण पत्र प्रयोग के द्वारा परमाणु की आंतरिक संरचना को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। मतलब लगभग परमाणु का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इन्होंने और परमाणु के बारे में एक एक चीज समझा दी, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी और आगे वाले साइंटिस्ट क्या करते हैं? हमेशा पीछे वालों की कमियां निकालते हैं और खुद का कुछ नया बताते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो इन्होंने बता दिया स्वर्ण पत्र प्रयोग के द्वारा के परमाणु में काफी कुछ उनके बारे में, किस तरह के इनमें कण पाए जाते हैं, कैसा है आवेश, कैसा है आकार, कैसा है, ये सारी बातें इन्होंने बता दी। फिर इनकी अंदर भी कमी निकाली थी कि इनके मॉडल में कुछ कमी है, वो निकाली थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या किया? खाली परमाणु जो प्रयोग करके इन्होंने बताया था रदरफोर्ड ने, इसके अंदर कुछ कमियां निकाली और उन्हें दूर नहीं किया, बस खाली कमियां निकालकर बताई थी कि ये कमियां इनके मॉडल में है, ठीक है। इन कमियों को दूर करने का जो कार्य किया था वो अगले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील्स बोर, उन्होंने किया था। तो फोर्थ नंबर पर जो साइंटिस्ट आते हैं वो है नील्स बोर। तो नील्स बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हुए सन 1913 ईस्वी में परमाणु की संरचना को काफी अच्छी तरीके से समझा दिया था। लगभग रदरफोर्ड ने समझा दिया था, उसमें जो कमियां थी उनको किसने दूर कर दिया? नील्स बोर ने कर दिया था दूर। तो यहां पर पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? एकदम फाइनलाइज हो गया मामला कि परमाणु की संरचना किस तरह की होती है या परमाणु मॉडल किस तरह का होता है, ठीक है। और परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, परमाणु का आवेश किस तरह का होता है, ये सारी बातें इस पूरे प्रोसीजर के द्वारा होती होती नील्स बोर तक आते आते क्लियर। उसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट आए लेकिन अपने सिलेबस में नील्स बोर तक का ही है, ठीक है। तो अपन कहां तक पढ़ेंगे? नील्स बोर तक ही पढ़ेंगे। नील्स बोर तक पहुंचते पहुंचते पूरा परमाणु के बारे में एकदम स्पष्टीकरण हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाओगे एक परमाणु किस तरह का होता है, उसका आकार कैसा होता है, उसके बारे में किस तरह से वो दूसरे परमाणु के साथ जुड़कर बंध वगैरह बनाता है, ये सारी बातें, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था, ये पूरी कंप्लीट हिस्ट्री थी परमाणु के बारे में। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं फास्ट। सबसे पहले आए थे महर्षि कणाद। कौन आए थे? महर्षि कणाद। ये बातें करें अपन 500 ईसा पूर्व की। महर्षि कणाद के बाद ये आए पप्पूदा काव्या, ठीक है। ये दोनों हैं भारतीय दार्शनिक, ये भारतीय दार्शनिक भी हुए। उसके बाद में आए ग्रीक के, ठीक है, जिनका क्या नाम था? डेमोक्रिट्स एवं ल्यूसिपस। डेमोक्रिट्स एवं ल्यूसिपस। लेकिन इन सारों ने क्या दी थी? सबके सब जितने भी थे ये सारे, इन्होंने थ्योरीज दी, सिद्धांत दिए, क्योंकि ये दार्शनिक थे, वैज्ञानिक नहीं थे, ठीक है। तो इनके सिद्धांत बस मानने में नहीं आए लोगों के, तो इसलिए इतने ज्यादा फेमस नहीं हुए। फिर आए साइंटिस्टों का दौर जो यहाँ से चालू हुआ सन 1808 ईस्वी में। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो आए जॉन डाल्टन, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। फिर आए जे थॉमसन 1898 ईस्वी में, जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। फिर आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में, जिन्होंने स्वर्ण पत्र प्रयोग के द्वारा परमाणु की संरचना को समझाया। फिर उसकी कमियों को निकाला मैक्सवेल ने और उन कमियों को दूर किया नील्स बोर ने। तो इस तरह से 1913 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को परमाणु के बारे में काफी कुछ जानकारियां प्राप्त हो गई, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसीजर है परमाणु के बारे में पढ़ने का।
ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि एक एक साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, महर्षि कणाद से लेकर नील्स बोहर तक का। फिर ये जितने भी मॉडल है सारे क्लियर हो जाएंगे, तब अपने को पता चल जाएगा कि अच्छा परमाणु का संरचना इस तरह की होती है। फिर अपन बात करेंगे कि परमाणु के संयोग से तत्वों का निर्माण होता है, तो तत्वों की खोज किसने की, किस तरह से हुई, आज तक कितने तत्वों की खोज हुई है, फिर उन्हें किस तरह से जमाया गया, उसके लिए कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्रयास किया, और लास्ट में पहुंचते पहुंचते आवर्त सारणी तक। ठीक है, ये सारी बातें अपन एक कंप्लीट प्रोसीजर के रूप में करेंगे। तो पहला अब अपना स्टेप रहेगा ये वाला। तो इसमें अपन क्या करेंगे, एक एक साइंटिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि उन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया। तो अगले वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे महर्षि कणाद से और कहां तक, नील्स बोहर तक। ठीक है, थैंक यू।